नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। यूपी का सियासी दंगल बिल्कुल 2020 क्रिकेट मैच की तरह हो गया है, जहां मुकाबले में लास्ट मोमेंट तक रोमांच बरकरार रहता है। आखिरी ओवर में धड़कनें बढ़ी रहती हैं, कभी एक बॉल हरा भी देती है तो कभी जिता भी देती है और कभी कभी मैच टाई भी करा देती है। आज की तारीख में कोई भी राजनीतिक पंडित अब तक हुई वोटिंग के आधार पर ईमानदारी से किसी भी पार्टी के जीतने या हारने का दावा करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि यूपी विधानसभा चुनाव का 5वां, 6ठा और 7वां राउंड सबसे अहम है। पूर्वांचल की 117 सीटों पर जीत हार का पूरा दारोमदार है। इसलिए बीजेपी, एसपी और बीएसपी तीनों ने पूर्वांचल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर यूपी के दंगल के नए हेडक्वार्टर बन रहे हैं। अगले आधे घंटे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि पूर्वांचल का असली गणित क्या है, यहाँ हर दल करो या मरो वाली लड़ाई क्यों लड़ रहा है और कैसे 117 सीटों में से 60 सीटें अपनी झोली में करने वाली पार्टी उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठ सकती। 13 तारीख को विजय की होली मनाएंगे, रंग वाली होली मनाएंगे, केसरिया रंग से रंगी होली मनाएंगे। अब इनके वरिष्ठ नेताओं के तो अभी से ही चेहरे के नूर तक भी उतरने लगे हैं। ये उत्तर प्रदेश है, इस बार तुम्हारा कबूतर नौड़ा तो कहिएगा इस उत्तर प्रदेश से। छोटी सी दुकान के सामने चले जाइए, युवा से पूछिए करते क्या हो, 90% युवा आपको जवाब देंगे, ऐसे हाथ करके कहेंगे कुछ नहीं करते हैं। पूर्वांचल के रास्ते लखनऊ में सत्ता का स्वाद यूपी के दंगल की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने चखा है। अगर जातीय समीकरणों के हिसाब से देखा जाए तो पूर्वांचल में सत्ता की असली चाबी 22% दलित, 16-17% मुसलमान, 12 से 13% यादव और 12 से 13% ब्राह्मण वोटरों के हाथों में है। राजपूत और भूमियार वोटर भी किसी का खेल बनाने और बिगाड़ने की स्थिति में है। इसके अलावा मौर्य, कुर्मी, चौहान, राजभर और विश्वकर्मा जैसी पिछड़ी जातियां भी किसी भी उम्मीदवारों की जीत हार में बड़ी भूमिका निभाती हैं। पूर्वांचल का राजनीतिक चरित्र भी इस बात का गवाह है कि हर राजनीतिक पार्टी में हर जाति के लोग हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि इस क्षेत्र में यादव और मुस्लिम सिर्फ समाजवादी पार्टी के हैं या दलित सिर्फ बीएसपी के हैं या फिर ब्राह्मण कांग्रेस के साथ ही खड़े रहेंगे या ये भी नहीं कहा जा सकता कि स्वर्ण और गैर यादव ओबीसी वोट बीजेपी को ही मिलेगा। हर विधानसभा क्षेत्र का अपना अलग मिजाज है। फागुन की हवाओं के साथ पूर्वांचल में चुनावी पारा लगातार चढ़ रहा है। मोदी, नरेंद्र मोदी। बनारस से गोरखपुर और बलिया से गाजीपुर तक तपिश लगातार तेज हो रही है। गंगा के घाटों पर इस वक्त बस यही चर्चा गर्म है कि कौन जीतेगा पूर्वांचल। 117 सीटों पर किसका बजेगा डंका। आखिरी 3 दौर का मुकाबला इस चुनाव का सबसे बड़ा चक्रव्यूह है। जो इसे भेदने में कामयाब होगा और जो फिनिशिंग लाइन पर सबसे तेजी से दौड़ेगा वही यूपी जीतेगा। पूर्वांचल की 117 सीटों पर पीएम मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो ये सीएम अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें और उसमें पूर्वांचल भी शामिल है तो 2019 की दृष्टि से यह चुनाव जीवन मरण का सवाल है। यानी इस चुनाव को जीतेंगे तो 2019 में उनका दावा मजबूत होगा, इस चुनाव को हारेंगे तो पराजय की शुरुआत होगी। और
कहने को तो हर दल विकास को सबसे बड़ा मुद्दा बता रहा है, लेकिन नजर इस बात पर है कि जाति जमात के फॉर्मूले पर कैसे चुनाव जीता जाए। विकास के पैमाने पर पूर्वांचल राज्य का सबसे पिछड़ा इलाका है, लेकिन यहाँ विकास के मुद्दे पर जाति धर्म की सियासत भारी पड़ती रही है। यहाँ की कम से कम 50 सीटों पर जाति के आधार पर चुनावी समीकरण तय होते हैं, तो वहीं 20 सीटें ऐसी हैं जहां धर्म के आधार पर चुनावी हार जीत का फॉर्मूला तय होता है। पूर्वांचल जो उत्तर प्रदेश में जीतेगा वो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा, इसलिए पूर्वांचल तो हमेशा उत्तर प्रदेश में राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि यहाँ राजनीतिक एक प्रक्रिया है, यहाँ राजनीति एक सोच है, राजनीति एक जीवन है, और इस राजनीतिक जीवन में अपने व्यवसाय के साथ साथ राजनीति का चिंतन मनन पूर्वांचल में ज्यादा होता है, इसलिए उसका असर पड़ता है। पूर्वांचल में अगड़े पिछड़े और हिंदू मुसलमान की पतली गलियों से ही चुनावी गाड़ी आगे बढ़ती है। जिसका पहिया फंसा वो हार जाता है और आगे निकलने वाला मैदान मार जाता है। ऐसे में हर दल की कोशिश अपने कोर वोट बैंक में ऐसे जाति और समाज के वोटर्स को जोड़ने की है जिससे जीत का समीकरण मजबूत हो जाए। सबसे ज्यादा लड़ाई ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में करने की है। यहाँ यादवों के बाद ओबीसी जातियों में दूसरे नंबर पर कुर्मी वोटर हैं। पूर्वांचल के 16 जिलों में 8 से 12% कुर्मी वोटर हैं। वाराणसी से लेकर मिर्जापुर, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, गोरखपुर और प्रतापगढ़ तक इनका बड़ा असर है। कुर्मी जाति के साथ ही कोयरी, काची और कुशवाहा जैसी जातियों का भी बड़ा असर है। वहीं बनारस से बहराइच तक 15 जिलों के 60 सीटों पर राजभर वोटर किसी का भी खेल बना या बिगाड़ सकते हैं। देवरिया, बलिया, आजमगढ़, सलीमपुर और गाजीपुर जैसे जिलों में हर विधानसभा क्षेत्र में राजभर समाज के 30 से 40 हजार वोटर हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी पिछले चुनाव में 50 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसको 35 सीटों पर एवरेज 9,500 वोट मिले थे करीब। तो वो अक्सर इस तरह के ट्रायंगुलर फाइट में 2,000, 3,000, 5,000 से हार जीत होती है। तो किसी पार्टी के साथ अगर 8,000, 9,000 वोट जुड़ता है तो निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। जाति जमात की सियासत ही वो जगह है कि पूर्वांचल के वोटर्स नेताओं के लिए अबूझ पहेली बने हुए हैं। इनका मिजाज समझने में हर दल के पसीने छूट रहे हैं। यही वजह है कि आखिरी 3 दौर की वोटिंग से पहले नेताओं के प्रचार का अंदाज भी बदल गया है। वो आर पार के मोड में है। 2014 में बीजेपी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वाराणसी से चुनाव लड़ रहे नरेंद्र मोदी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को अपनी हवा में समेट लिया। 40% के वोटों के साथ उस मुकाबले को एक तरफा बना दिया। 2014 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीएसपी और समाजवादी पार्टी लगभग बराबर रही। दोनों को 21.5% वोट मिले, जबकि कांग्रेस की झोली में सिर्फ 4.8% वोट आए। इस इलाके में बीजेपी के वोटों की सबसे बड़ी ताकत थी यादवों को छोड़कर बाकी पिछड़ी जातियों का समर्थन। नरेंद्र मोदी खुद को विकास पुरुष के साथ साथ एक ओबीसी नेता के तौर पर पेश कर रहे थे और पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनका ये दांव जबरदस्त तरीके से चला। इस बार अपनी उसी दांव को और मजबूत करने के लिए उन्होंने बारीकी से काम किया है। पिछड़ों की राजनीति करने वाली पूर्वी उत्तर प्रदेश की 3 पार्टियां इस बार बीजेपी के साथ हैं। निषाद, राजभर और पटेल वोटों पर बीजेपी ने सेंध लगाई है। साथ ही इस इलाके के मौर्य और चौहान वोटरों के लिए भी खास इंतजाम किया है। केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का बीजेपी अध्यक्ष बनाया तो स्वामी प्रसाद मौर्य को बीएसपी से अपनी तरफ खींच लाए। साथ ही दारा सिंह चौहान को बीएसपी से इंपोर्ट कर बीजेपी के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष बना दिया। लेकिन इस सब में बीजेपी का पारंपरिक स्वर्ण वोटर कहीं पीछे तो नहीं छूट गया। गोरखपुर जैसे इलाके में बीजेपी ने सिर्फ एक राजपूत को टिकट दिया है। पार्टी मानती है कि टिकट न देने के बावजूद ब्राह्मण और राजपूत उन्हीं के साथ रहेंगे। शायद इसी वजह से ध्रुवीकरण का दांव इतने जोर शोर से खेला जा रहा है। पार्टी को उम्मीद है कि कसाब, कब्रिस्तान और शमशान जैसे मुद्दे
सारे हिंदुओं को बीजेपी की तरफ खींचेंगे। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। पूर्वांचल के मैदान तक पहुंचते पहुंचते बीजेपी के तेवर बदल गए, एजेंडा बदल गया। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। प्रचार का अंदाज अचानक आक्रामक हो गया। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में शपथ लेगा, उसी दिन रात को 12 बजे एक अभियान निकालकर सारे कतलखाने बंद कर दिए। दरअसल बीजेपी के लिए पूर्वांचल के चुनावी जंग सीधे सीधे नाक की लड़ाई है। अगर हार हुई तो इसे पीएम मोदी की हार कहा जाएगा, और जीते तो 2014 के लोकसभा चुनाव जैसी मोदी लहर पर मुहर लगेगी। भारत माँ का वीर सपूत। अब बीजेपी के लिए पुरानी कामयाबी को दोहराना सबसे बड़ी चुनौती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के एक साथ आने के बाद अब हालात बदल चुके हैं। बीजेपी अब 2 फॉर्मूले पर काम कर रही है। पहला एजेंडा गैर यादव ओबीसी जातियों को अपने पाले में करना है। दूसरा और सबसे नया दांव ध्रुवीकरण का है। 2012 में सपा और बसपा के बीच में लड़ाई थी और भाजपा तीसरे नंबर पर थी। इस समय भाजपा नंबर 1 पर है और कहीं सपा लड़ रही है और कहीं बसपा लड़ रही है। पहले फॉर्मूले के तहत बीजेपी कोर वोट बैंक को मजबूत करने के लिए जाति और जमात के समीकरण दुरुस्त कर रही है। सोशल इंजीनियरिंग के इस फॉर्मूले के तहत उसने अपना दल को साथ रखा है। ऐसे कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा वोटर्स के साथ आने की उम्मीद है। फिर भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन किया, जिससे राजभर समाज का वोट उसके साथ रहे। इसके बाद बीजेपी ने निषाद समाज के उम्मीदवारों को चुन चुन कर उन जगहों से मैदान में उतारा जहां इस जाति के वोटर बड़ी तादाद में हैं। पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने के लिए दवाई होगा। जातिगत समीकरण को साधने के बाद भी बीजेपी चुप नहीं बैठी। उसे इस बात का एहसास है कि इस बार 2014 जैसे हालात नहीं, जब खुद को पिछड़े का बेटा बताकर पीएम मोदी ने अपने समर्थन में बड़ी लहर पैदा की थी और पिछड़े पार्टी के साथ आ गए थे। इसलिए पार्टी ने आखिरी वक्त में ध्रुवीकरण का दांव चला है। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। यह सिर्फ संयोग नहीं कि बीजेपी एक तरफ अयोध्या के मुद्दे से दूरी बनाकर चल रही है, तो दूसरी तरफ गोवंश और बूचड़खाने बंद कराने का मुद्दा उठा रही है। बीजेपी ने यह दांव एसपी के मुस्लिम यादव और बीएसपी के मुस्लिम दलित ब्राह्मण समीकरण के काट के लिए किया है। पार्टी को लगता है कि दोनों दांव से एक तरफ ओबीसी उसके पाले में आएंगे, तो दूसरी तरफ ध्रुवीकरण के हालात में टिकट बंटवारे से नाराज तमाम लोग जाति जमात भूलकर उसके साथ खड़े हो जाएंगे। एक फ्रिंज वोटर होता है, केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं, हर जगह देश भर में होता है, जो फ्रिंज वोटर जो ये देखता रहता है कि किस पार्टी के पक्ष में लोग ज्यादा हैं, तो वो जो जीत रहा है उसके साथ जाने की कोशिश करता है। वही दरअसल आखिर में जो है वो विनिंग मोमेंटम बनाता है किसी भी राजनीतिक दल का। बीजेपी पूर्वांचल में विरोधियों को चौंकाने की रणनीति पर काम कर रही है, इसलिए अलग अलग दांव चले जा रहे हैं, जिससे आखिरी वक्त तक कोई खेल खराब न हो सके। जहां बीजेपी ध्रुवीकरण का दांव खेल रही है, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लगता है कि उसके लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति से बचना फायदेमंद रहेगा। अखिलेश यादव पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास का वो कार्ड खेलना चाहते हैं जो 2014 में मोदी ने खेला था। तब जातियों से ऊपर उठकर कई लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था। गठबंधन की कोशिश है कि बीजेपी से नाराज स्वर्णों को अपनी ओर खींचा जाए, इसलिए कांग्रेस की तरफ से अगड़ी जाति के उम्मीदवारों को यहां प्रमुखता दी गई है। 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोटों का हिस्सा बढ़ा था। उसे उम्मीद है कि कांग्रेस के साथ आने से गठबंधन को और ज्यादा मुस्लिम वोट मिलेंगे और साथ ही यादव वोटों की ताकतें भी बनी रहेगी। अखिलेश यादव हर सभा में सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल रहे हैं। हर दूसरी लाइन में सीधे प्रधानमंत्री पर तंज कस रहे हैं।
इसके लिए किसी हद की परवाह नहीं कर रहे। इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। पूर्वांचल की लड़ाई के ऐन बीच में अखिलेश ऐसे हमले एक खास रणनीति के तहत कर रहे हैं। उन्हें पता है कि वो मोदी पर जितना निशाना साधेंगे, बीजेपी के विरोधी वोटर्स उनके पाले में उतना ही गोलबंद होंगे। हम तो खुला कहते हैं पत्रकार साथियों कि अगर प्रधानमंत्री चाहें विकास कार्यों में हमसे बहस करना चाहें, हम बहस के लिए तैयार हैं। मोदी पर सीधा वार कर अखिलेश एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। एक तरफ अखिलेश प्रधानमंत्री मोदी से उनके काम का हिसाब मांगकर सत्ता विरोधी लहर की हवा निकालना चाहते हैं। दूसरा मकसद विकास के मामले में खुद को मोदी से बेहतर साबित करना है। तीसरा मकसद अपने परिवार के अंदर हुए घमासान से लोगों का ध्यान हटाना। और चौथा और सबसे बड़ा मकसद मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में लामबंद करने का है। जितनी पॉपुलैरिटी या जितनी लोकप्रियता अखिलेश यादव की है, उतनी समाजवादी पार्टी की नहीं है। तो एक विरोधाभास बन गया है कि नेता तो लोकप्रिय है, लेकिन पार्टी से लोग नाराज हैं। तो उससे कैसे निपटेंगे अखिलेश यादव, ये इस पर निर्भर करेगा कि चुनाव में कैसा करते हैं। मुस्लिम और यादव मतदाता समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक रहे हैं। पूर्वांचल में इसी समीकरण के दम पर 2012 में समाजवादी साइकिल सरपट भागी थी। 2012 में पूर्वांचल की लड़ाई में एसपी नंबर 1 रही थी, बीएसपी दूसरे नंबर पर थी, बीजेपी तीसरे पायदान पर और कांग्रेस चौथे नंबर पर थी। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी और उनके भाइयों की पार्टी में एंट्री रद्द कर दी थी। इससे पूर्वांचल में मुसलमान वोटरों के छटकने का खतरा है। ऊपर से मुलायम सिंह यादव बेटे को मुसलमान विरोधी बता चुके हैं। अखिलेश की जो युवकों में एक लोकप्रियता है, मुलायम सिंह का नाम है, और मुलायम सिंह ने आखिरकार ये कह दिया है कि मेरा आशीर्वाद अखिलेश को प्राप्त है। तो सपा अपनी पुरानी जमीन पर लड़ेगी। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के ध्रुवीकरण के दांव की हवा निकालने में जुटी है। उन्हें पता है कि अगर बीजेपी कामयाब हुई तो बात बिगड़ जाएगी। आप गंगा मैया को बहुत मानते हो, आप गंगा मैया के बेटा हो। आप गंगा मैया की कसम खाओ और बोलो समाजवादी पार्टी 24 घंटे बनारस में बिजली दे रही है कि नहीं दे रही है। अखिलेश बार बार प्रधानमंत्री मोदी को बनारस का नाम लेकर ललकार रहे हैं। अब उन्हें घेरने के लिए अखिलेश 27 फरवरी को राहुल गांधी के साथ रोड शो करेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीएसपी पूरी तरह से जाति का गणित खेल रही है। 2014 की गलतियों को सुधारने के लिए मायावती पूरी कोशिश कर रही हैं। अपने दलित वोटरों को मजबूत करने के लिए मायावती जबरदस्त मेहनत कर रही हैं। वो जानती है कि अगर इसमें थोड़ी भी ढील हुई तो 2014 की तरह जाटव और गैर जाटव दोनों वोटों को बीजेपी अपनी तरफ कर सकते हैं। साथ ही मुस्लिमों को रिझाने के लिए पार्टी ने अंसारी बंधुओं को हाथी पर बैठाया है। मायावती बार बार कह रही कि इस बार मुस्लिमों को उन्हीं पर भरोसा करना हो। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जुमला पार्टी भी कहने लगे हैं। बीएसपी की बेदागी चेहरे को अपना वोट देंगे। पूर्वांचल की लड़ाई बीएसपी के लिए कितनी खास है, इसका अंदाजा बस इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। मुख्तार अंसारी और उनके भाइयों को जिस बीएसपी ने कभी दागी कहकर पार्टी से बाहर कर दिया था, विधानसभा चुनाव में उन्हीं को समाज सेवी कहकर उनकी एंट्री करा ली। पूरे परिवार के वर्षों से राजनीति में सक्रिय बने रहने की वजह से वर्तमान में यहाँ उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में इनके कुछ सीटों पर टिकट भी फाइनल कर दिए गए हैं। पूर्वांचल में बीएसपी दलित और मुस्लिम समीकरण के दम पर मैदान में डटी रही है। मायावती को यकीन है कि पूरे यूपी में 403 में से 97 मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारने का उन्हें बड़ा फायदा मिलेगा। मायावती जो उनका वोट है एससी वोट और उसके साथ मुसलमान वोट पर खड़ी है। मुसलमानों का साथ मिले और दूसरी जातियों का साथ मिले तो बसपा की नैया पार हो जाएगी।
इसके साथ ही बीएसपी की पूरी कोशिश है गैर जाटव दलित वोटर्स को अपने साथ बनाए रखने की, जिस पर बीजेपी डोरे डाल रही है। इसलिए मायावती ने पीएम मोदी को सबसे बड़ा दलित विरोधी बता डाला। नरेंद्र का मतलब होता है नेगेटिव, दामोदर दास का मतलब होता है दलित, और मोदी का मतलब होता है मैन। ही इज नेगेटिव दलित मैन। बीएसपी के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ खुद को यूपी के अपने लड़के बताने वाले अखिलेश और राहुल हैं, तो दूसरी तरफ खुद को उत्तर प्रदेश का गोद लिया हुआ बेटा बताने वाले नरेंद्र मोदी। 2012 में बीएसपी यूपी की सत्ता से बाहर हुए तो 2014 के लोकसभा चुनाव में उसका सफाया हो गया। अब यूपी की सत्ता में वापसी के लिए मायावती की नजर पूर्वांचल के वोटरों पर है। पूर्वांचल में हर एक पार्टी दल बदलुओं और बागियों से परेशान है। कई सीटों पर बीजेपी को मायावती और अखिलेश से ज्यादा चुनौती अपनों से ही मिल रही है। योगी आदित्यनाथ के संगठन हिंदू युवा वाहिनी के 15 नेता मैदान में हैं, जो बीजेपी उम्मीदवारों को चुनौती दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कई कद्दावर नेता बेटिकट किए जाने के बाद बीएसपी में शामिल हो गए। उन्हें फटाफट टिकट भी मिल गए। ऐसे में टिकट की उम्मीद में बरसों से बीएसपी का झंडा लेकर चलने वाले उम्मीदवार भी नाराज हो गए और अब अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को हराने में जी जान से जुटे हैं। आरोप लगाने वालों की कमी नहीं। पूर्वांचल में कमल खिलाने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहे जितना जोर लगाएं, भीतर घातियों के हौसले वाराणसी से गोरखपुर तक बुलंद हैं। पूर्वांचल में बीजेपी का बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि योगी समर्थक के बीजेपी उम्मीदवारों की नींद गायब किए हुए हैं। आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी के 15 बागी नेता बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वाराणसी की 3 और गोरखपुर की 8 में से 7 सीटों पर पार्टी अपनों के बगावत से जूझ रही है। समाजवादी पार्टी के सारे उम्मीदवार को विजयी बनाइएगा। मरिया के साथ समाजवादी का कब्जा हो। कुछ महीने पहले तक ये अखिलेश सरकार में मंत्री थे। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन अब ये बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं और गलती से अपनी नई पार्टी की जगह पुरानी पार्टी के लिए वोट मांग लिया। नारद राय की तरह ही अंबिका चौधरी, विजय मिश्रा समाजवादी संग्राम में बेटिकट कर दिए गए, जिसमें से अंबिका चौधरी, नारद राय और विजय मिश्रा एक झटके में साइकिल से उतरकर हाथी पर सवार हो गए। बीएसपी ने बहुत पहले अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था, लेकिन दूसरी पार्टियों के नेताओं की एंट्री के साथ ही मायावती ने रणनीति में बदलाव किया और मजबूत दावेदारों को टिकट देना शुरू कर दिया। बीएसपी के चुनाव चिन्ह से मुख्तार अंसारी मऊ सदर, सिबगत उल्ला अंसारी मोहम्मदाबाद और अब्बास अंसारी घोसी विधानसभा सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। कई सीटों पर पहले से घोषित उम्मीदवारों को मायावती ने एक झटके में चलता कर दिया। मायावती के फैसले से नाराज बीएसपी कार्यकर्ता और टिकट के दावेदार अब अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार की जीत की राह में खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यूपी का दंगल अब आखिरी राउंड की तरफ है। फिलहाल जो हवा चल रही है उसमें न कोई किसी से ज्यादा आगे दिख रहा है और न पीछे। ऐसे में अब सभी पार्टियों ने पूरी ताकत पूर्वांचल में लगा दी है और इस इलाके का सियासी और जातीय मिजाज कुछ ऐसा बन चुका है जिसमें सबको अपने लिए पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। इसलिए हर वो दांव पूर्वांचल के अखाड़े में आजमाए जा रहे हैं जो लखनऊ की सत्ता दिला सके, 2019 के लिए अभी से फील गुड का एहसास करा सके। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ और नए सवालों के साथ, जिसका सरोकार हम सबसे होगा। नमस्कार।